हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर टू फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? ठीक है, तो सिंपल सी फोर्स की एक डेफिनेशन है जो हम पढ़ लेते हैं। ए फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं अपनी तरफ पुल करता हूं, ठीक है, तो पुल करने को हम क्या कहते हैं? फोर्स। या इसको हल्के से हम पुश कर रहे हैं तो ये भी क्या है? एक फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक पुश और पुल दोनों एक साथ नहीं, पुश हो या फिर पुल हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला पुश या पुल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, और it is denoted by F. It is denoted by F and its SI यूनिट। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे ही फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को जिसमें मेजर करते हैं वो क्या है? न्यूटन। ओके, शॉर्ट में एन लिखते हैं। It is denoted by F and its SI unit is न्यूटन। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ पर जैसे हमें पता लग गया, हमने टाइप्स ऑफ फोर्स भी 8th क्लास में पढ़ रखे हैं। फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस, अनबैलेंस, या फिर अगर हम कांटेक्ट बेस पर रहें तो हमारे दो टाइप के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, ओके, क्योंकि हम 9th क्लास में हैं, हमें इतना डिस्कस नहीं करना। बस हाँ, हमें थोड़ी सी इसके इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं? ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या है फोर्स का, वो देखते हैं हम जरा। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। जैसे कि एक बॉल है, चल कर आ रही है, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं? हाथ लगाकर रोक लेते हैं, तो एक फोर्स के थ्रू से रोकते हैं हम। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। दूसरा फोर्स एग्जांपल देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं हम। ए फोर्स कैन मूव ए रेस्ट बॉडी। ठीक है, एक फोर्स रेस्ट बॉडी को मूव करा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एक बैलून होता है, हम देखते हैं बैलून को जब हम पुश करते हैं तो उसका शेप या साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है? फोर्स के थ्रू होता है। एंड फोर्थ नंबर देखते हैं हम। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, कौन चेंज कर सकता है? फोर्स कैन चेंज। ठीक है, फोर्स चेंज कर सकता है। जैसे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट चलकर आ रहा है, या हम जब साइकिल चलाते हैं तो हम साइकिल चलाते हुए सीधे चले जाते हैं, ठीक है, और जब हम उसके हैंडल पर फोर्स लगाते हैं तब ये क्या होता है? टर्न होते हैं हम। तो फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट की नहीं। अगर ये मार्कर रुका हुआ है, हमने इसको फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इससे तो इसमें मोशन आया है। लेकिन अगर ये मोशन कर रहा होता और हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इधर को। ठीक है, तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स के थ्रू। तो समझ में आया? फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन होती है। अच्छा, मैंने जो न्यूटन लिखा है ये न्यूटन, अच्छा इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ तभी समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू ma, जो कि आप आगे चैप्टर में प्रूव भी करोगे इसको। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू m क्या है? यहाँ पर मास है, और a है यहाँ पर एक्सेलरेशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास की यूनिट हम जानते हैं कितनी होती है। अगर हम मास की यूनिट लिखना चाहें तो मास की यूनिट किलोग्राम होगी, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट होती है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, न्यूटन, यानी कि इसी को हम शॉर्ट में न्यूटन कर देते हैं, इतना लंबा ना कहकर। अगर हमने कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किया, वहां पर आंसर आया हमारा 5, तो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना बड़ा लिखेंगे। तो इतना बड़ा ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, ऐसे लिख देते हैं न्यूटन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी फोर्स की यूनिट होती है, जिसको हम शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला F=ma, फोर्स एक पुश या पुल ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स के इफेक्ट्स हो गए हमारे 4, याद रखने हैं। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। और शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन वो अलग होती हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलग होते हैं, याद रखना। आप इक्वेशंस ऑफ मोशन में बच्चे क्या करते हैं, लॉज लिख देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पहले स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। इफ ए बॉडी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहती है, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बॉल बना रहा हूँ, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर ग्राउंड पर रखी हुई है ना। तो ये ग्राउंड पर कब तक रुकी रहेगी, जब तक हम इस पर कोई फोर्स न लगाएं। मान लो हमने इस पर कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है, ये बैट के थ्रू हमने इस पर एक फोर्स लगाएंगे, या फिर ये हमने इस पर फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये मूव कर जाएगी, इस तरह से ऊपर उड़ जाएगी, है ना, या मूव कर जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो मोशन में कब आई, जब हमने इस पर यहाँ पर एक फोर्स लगाया, एक बैट के थ्रू या किसी हाथ के भी थ्रू हम इसको मार सकते हैं, किक भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो एक फुटबॉल है या बॉल है, जो भी है, वो एक ग्राउंड में रेस्ट पोजीशन में थी, और रेस्ट पोजीशन में थी, लेकिन हमने उस पर जैसे एक फोर्स लगाया, F, मान लो कोई भी फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो F फोर्स लगाया हमने, जिससे कि वो उसमें किस में आ गई, मोशन में आ गई। मोशन में कब आई, जब हमने इस पर एक रेस्ट वाली बॉडी पर क्या लगाया, क्या अप्लाई किया, फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो रेस्ट वाली बॉडी किस में आ गई, मोशन में, क्या अप्लाई करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है। अब ऐसे ही एक बॉडी हमारी ये थी, एक बॉल थी, ये मोशन करती जा रही थी, ये किस में थी, मोशन में थी, है ना। आगे जाके इसको एक स्टॉपर मिला यहाँ पर, तो स्टॉपर से टकराते ही क्या हो जाएगी ये, हाँ, स्टॉपर से टकराते ही, यानी कि स्टॉपर से इस पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। मान लो हमने आगे कुछ चीज लगा दी, ऐसा बॉल आ रही थी, बॉल में हमने आगे से पैर लगा दिया, ठीक है, तो टकरा के वापस जाएगी। या मान लो हमने हाथ से पकड़ लिया इसको, यहाँ पर हमने हाथ से पकड़ लिया हमने इसको, तो हाथ से पकड़ने के लिए हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही किस में आ जाएगी ये, रेस्ट में। पहले किस में थी, मोशन में, फोर्स अप्लाई करते ही क्या आ जाएगी, वो रेस्ट में आएगी। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, क्या कहते हैं, EXTERNAL, एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो वो मोशन में आ जाती है, और मोशन में होती है तो रेस्ट में आती है, क्या अप्लाई करने पर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर। लेकिन जब तक रेस्ट में नहीं आएगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यही कहना चाह रहे हैं कि इफ ए बॉडी, अगर कोई बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट में है, इट विल रिमेन इन रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगी, रुकी रहेगी। अगर ये मार्कर यहाँ रखा तो ऐसे लेटा रहेगा 1 घंटे तक। अगर मैं इसको फोर्स लगाकर मोशन में लेकर आऊं, अपना हाथ में हटाऊं उस तरह से, तो मोशन में नहीं आएगा। एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन, ये मोशन में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। लेकिन बहुत सारी बॉल रपकती जा रही है, वो तो खुद जाके थोड़ी देर जाकर खुद रुक जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा बॉल और सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लगा होता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते चलाते अगर आप बाइक बंद कर लेंगे, ठीक है,
ऑफ कर लेंगे, उसका प्लग ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर जाकर वो बाइक खुद रुक जाएगी, क्योंकि टायर के बीच और रोड के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ऊपर से आपका और हवा के थ्रू एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, तो बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं जिसकी जो मोशन का अपोज करते हैं और बॉडी रुक जाती है, कंटिन्यू मोशन में नहीं रहती है, ठीक है। तो अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, क्यों, क्योंकि उस पर कोई जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो ऐसी मोशन करती रहेगी, यही हमारा फर्स्ट लॉ है, ओके। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि अभी हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, जब तक उस पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर एक नई टर्म आ जाती है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, जब तक मैं इसको फोर्स नहीं लगाऊंगा ये ऐसे ही रखा रहेगा, क्यों रहता है ऐसा, ठीक है। तो वो टर्म जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखो इनर्शिया क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशन की पोजीशन में बना रहता है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है और अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहता है, तो इट इज कॉल्ड इनर्शिया, ओके, अंडरस्टैंड। इनर्शिया एक सिंपल सी टर्म है, सिर्फ बिल्कुल याद रखना सिंपली, क्या, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो रेस्ट या मोशन में बना रहता है। और इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है, याद रखना ये, इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, मास पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हायर मास ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का मास हायर होगा तो हाई इनर्शिया होगी उसकी, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एक ही फुटबॉल ले ली और एक ही स्टोन है, दोनों सेम साइज के हैं, ये वाली हमारी फुटबॉल, ठीक है, और ये हमारे एक स्टोन इतना बड़ा सेम साइज का, ठीक है, बताना किसका मास ज्यादा होगा, हम जानते हैं स्टोन का मास ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा होगा, स्टोन का, और फुटबॉल का मास कैसा होगा, कम होगा, तो मैंने बताया हायर मास ऑब्जेक्ट है हाई इनर्शिया। अब अगर हम इसमें किक करें और इसमें किक करें, ठीक है, तो अच्छा चलो हम उठाएं अगर दोनों को, एक फुटबॉल को मैं से अर्थ के ऊपर उठाएं और एक स्टोन के ऊपर उठाएं, ठीक है, तो किसका मास ज्यादा है, स्टोन का मास ज्यादा है, इस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी इनर्शिया क्या होगी, हाई। हायर मास ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी इनर्शिया भी हाई होती है, जिसकी वजह से उन पर लार्जर फोर्स लगाना पड़ता है, लार्ज फोर्स लगाना पड़ता है। और हमें पता है स्टोन की कंपैरिजन में फुटबॉल का मास कम है, तो इसका जब मास कम है तो इसकी इनर्शिया भी कम होगी, लेस मास ऑब्जेक्ट है लेस इनर्शिया और लेस फोर्स, इस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर क्या कहते हैं आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो एक प्लास्टिक बॉल है वो आप कैच कर लोगे इजी से, क्योंकि प्लास्टिक बॉल की मास क्या होगा, कम होगा, उसी की कंपैरिजन में अगर टेनिस बॉल आ रही है, ठीक है, जो लेदर बॉल होती है, सॉरी लेदर बॉल आ रही है, उसको कैच करने के लिए आपको लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों हाथ से आप कैच करने की कोशिश करोगे, जबकि प्लास्टिक बॉल को तो आप एक हाथ से पकड़ लोगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी क्या कहते हैं लेदर बॉल होगी, लेदर बॉल का मास लार्जर होगा, तो लार्जर मास होने की वजह से उसका हाई इनर्शिया होगी, और हाई इनर्शिया होने की वजह से उसको लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में या रेस्ट में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि इनकी अपनी इनर्शिया होती है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, देखो इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशन की पोजीशन में बना रहता है, वो हमारी प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इनर्शिया होती है, वो इनर्शिया रेस्ट वाली इनर्शिया हो गई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर इनर्शिया होती है, वो मोशनल इनर्शिया होती है, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, यानी दो टाइप की इनर्शिया हो गई। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक इनर्शिया आ जाती है जिसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप की इनर्शिया आ गई, वो मैं भी आपको डिफाइन करूंगा एक बार फिर से, एक बार हम यही डिस्कस कर लेते हैं फिर से क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशन की पोजीशन में बना रहता है,
और इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हायर मास का है और एक लेस मास का है, तो हायर मास ऑब्जेक्ट है हाई इनर्शिया होगी तो लार्जर फोर्स होगा, और लेस मास ऑब्जेक्ट है लेस इनर्शिया, और लेस इनर्शिया होगी तो लेस फोर्स भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और मास कम तो इनर्शिया कम, इनर्शिया कम तो फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगा। इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? तीन टाइप की हमारे पास इनर्शिया होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखो, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो इनर्शिया होती है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, ओके, और ये इस टाइम भी रेस्ट पोजीशन में है। तो मैंने बताया था जब तक मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये मोशन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये रुका हुआ है, इसके अंदर रेस्ट में है ये, तो इसके अंदर कौन सी इनर्शिया होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ जा रहा है, मोशन करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो वो मोशन में है। अब मोशन में है तो वो कब तक नहीं रुकेगा? जब तक उस पर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है वो मोशन में है तो मोशन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन वो मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक इनर्शिया है, और मोशनल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे होते हैं उनके अंदर कौन सी इनर्शिया होती है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर रेस्ट की जगह मोशन हो गया बस। इनर्शिया ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब सिमिलरली डायरेक्शन, इनर्शिया ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन, याद रखना, इनर्शिया ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसकी चेंज होगी? रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी तो डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, क्योंकि रेस्ट वाला तो रेस्ट में ही रहेगा ना। डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो मोशनल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज होने जब ऑब्जेक्ट मोशनल ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तो उसके अंदर कौन सी इनर्शिया रहती है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन टाइप की इनर्शिया हो गई। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। थैंक्स।